हाँ तो बेटा एसी के ऊपर फिर से ये क्वेश्चन आया है। अ सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी वोल्टेज सोर्स। पहले भी ऐसा क्वेश्चन सेम आ चुका है, मॉड्यूल में भी गिवन है। व्हेन एल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट, यानी इंडक्टर को हटा दिया, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज पाई/3। अगर कैपेसिटर को हटा दिया तो फेज डिफरेंस फिर से कितना है, पाई/3। तो पावर फैक्टर पूछा हुआ है, तो पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए अगर फेज डिफरेंस सेम होता है तो मतलब सर्किट रेजोनेंस में है। हम प्रूफ भी कर सकते हैं बेटा। tan फाई का फॉर्मूला लिख के बताओ। tan फाई का फॉर्मूला अगर मैं इंडक्टर को हटा दूं तो केवल कैपेसिटर बचेगा, यानी XC/R लिख दूं। ये फेज डिफरेंस बेटा कितना है, 60 डिग्री। तो इसका मतलब XC का बेटा जो अपने पास आंसर आएगा ना, XC का अपने पास आंसर आ जाएगा √3R। ऐसे अगले केस में अगर तुम tan 60 डिग्री करोगे तो उसमें कैपेसिटर को हटा दिया तो XL/R लिखना पड़ेगा। होता तो क्या है, XL - XC/R। अब जिसको हटा दिया वो तो हट जाएगा, दूसरा बचा रहेगा। तो XL की वैल्यू फिर से अपने पास कितनी आ जाएगी, √3R। तो XL भी √3R है, XC भी √3R है। जब XL और XC बराबर होते हैं तो इसका मतलब सर्किट बेटा किस में है, रेजोनेंस में। और रेजोनेंस में है तो इसका मतलब बेटा जो पावर फैक्टर है cos फाई वो अपने पास क्या होगा, 1। तो बेटा आंसर आना चाहिए 1। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो बेटा वेव थ्योरी के ऊपर अपने पास एक क्वेश्चन है। इन अ गिटार 2 strings A and B are made of same material are slightly out of tune and produce a beat frequency 6 Hz। स्टार्टिंग में बीट फ्रीक्वेंसी 6 है बेटा। व्हेन टेंशन इज B इज स्लाइटली डिक्रीज, टेंशन डिक्रीज की, बीट फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज कर गई 7। तो A की बेटा फ्रीक्वेंसी दे रखी है, B की फ्रीक्वेंसी पूछी है ना। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अपने पास A और B है, ठीक है, दो अलग अलग हैं। तो A एंड B, तो A की तो बेटा दे रखी है 530, B की अपने को पता नहीं है ना, B की चलो मान लेते हैं F। अब ये 6 दे रखा है तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है अभी, या तो ऐसे हो सकता है कि 530 माइनस F, यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी का माइनस बराबर 6 आ सकता है, या ऐसा आ सकता है F - 530 = 6। ये अपने को देखना होता है कि दोनों में से कौन सा सही है ना। तो उस चेक करने के लिए उसने ये दे रखा है कि अगर मैं टेंशन डिक्रीज़ करता हूँ तो बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाती है ना। देखो उसने क्या लिखा हुआ है, इफ़ टेंशन इन B इज़ स्लाइटली डिक्रीज्ड द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज टू 7। अब जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T होती है, ये तुम जानते हो ना। तो इसका मतलब बेटा अगर मैं टेंशन डिक्रीज़ करूँगा तो बीट फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज़ होनी चाहिए ना। और बीट फ्रीक्वेंसी है ना, सॉरी, बी की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होनी चाहिए तो बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जानी चाहिए। तो सोच के बताओ कि अगर ये बी की फ्रीक्वेंसी है, अगर बी की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाए तो बी की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाए, यानी माइनस होने वाली टर्म अगर डिक्रीज़ हो जाए तो ये जो 6 है ये आंसर कम आएगा, ज़्यादा आएगा, ज़्यादा आएगा। यही तो उसने बोल रखा है कि ये 6 से आंसर कितना हो गया, 7। अगर मैं बी की फ्रीक्वेंसी ये वाली इक्वेशन ट्रू मानता तो अगर मैं इसको इंक्रीज़ कर देता, सॉरी इसको डिक्रीज़ कर देता, अगर टेंशन डिक्रीज़ होने पे डिक्रीज़ हो जाता तो माइनस करने पे आंसर डिक्रीज़ होना चाहिए था ना, जबकि आंसर इंक्रीज़ आ रहा है। इसका मतलब वो टर्म पीछे लिखी हुई है। यानी अगर मैं इस इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 देखूँ तो एफ बी का बेटा अपने पास आंसर आएगा 530 - 6, और 530 - 6 यानी अपने पास आंसर आना चाहिए 524। एफ बी का आंसर कितना आना चाहिए, 524। फोर्थ ऑप्शन बेटा इसका करेक्ट है। 21 नंबर क्वेश्चन था ये, सब बच्चे करेक्ट कर लो, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसका। हाँ तो बेटा एक और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एमईसी का क्वेश्चन है। अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टर्न्स कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। तो बेटा एक सोलेनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। बता दो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, μ0 × N × I। तो μ0 बेटा क्या है, 4π × 10⁻⁻7 इंटू स्मॉल एन जो होता है वो बेटा N/L होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ना। इंटू क्या कर दूँ, इंटू कर देता हूँ I। अब ये सारी वैल्यूज़ बेटा अपने को गिवन है, बस अपने को वैल्यूज़ पुट करनी है, कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। 4π × 10⁻⁻7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स बेटा कितनी है, 100 टर्न्स डिवाइड बाय 50 सेंटीमीटर बेटा 0.50 ना, इंटू करंट बेटा कितना दे रखा है 2.5, तो इंटू बेटा हम कर देते हैं 2.5। तो अगर तुम इस सब की वैल्यू को सॉल्व करोगे तो बेटा अपना जो आंसर आ रहा है वो थर्ड ऑप्शन आ रहा है 6.28 × 10⁻⁻4।
तो 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ये अपना पास करेक्ट आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन बेटा इसका करेक्ट है। तो बेटा एक और क्वेश्चन जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। एनसीईआरटी में ग्राफ दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर कॉपर ना। तो बस तुम्हें ये पता है कि जो कॉपर है वो बेटा क्या है, मेटल है। तो मेटल के लिए टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो मेटल के लिए रेजिस्टिविटी बेटा क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। मतलब ग्राफ वो वाला आना था जिसमें रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ हो। तो फर्स्ट और थर्ड में बेटा रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, बट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है मेटल्स के केस में, है ना, एक्सपोनेंशियली टाइप। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बेटा करेक्ट है। ये वाली जो इंक्रीज़ थी ये तो अपने पास किस में थी, एलॉयज़ के केस में। तो ये ऑप्शन नहीं आ सकता, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सबने सही लगाया होगा, सब अपने मार्क्स देख लो। हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अपना एसी के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी इजी था। A 40 microfarad capacitor is connected to 200 volt supply and 50 hertz AC. The RMS value of current in the circuit. तो बेटा बस एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, एसी सोर्स है अपने पास, और उसके साथ कौन कनेक्टेड है, कैपेसिटर। कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है, तो करंट आई की वैल्यू पूछी थी। आई बेटा आई आरएमएस पूछा हुआ है, तो आई आरएमएस तुम्हारे पास तभी आएगा जब तुम यहाँ लिखोगे वी आरएमएस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बेटा कैपेसिटर लगा हुआ है तो रेजिस्टेंस क्या लिख दें, एक्सी ना। तो अब ज़रा मुझे बताओ क्या आएगा अपने पास, आई आर एम एस। वी आर एम एस बेटा उसने ऑलरेडी तुम्हें दे रखा है। कभी भी ऐसे डायरेक्ट वैल्यू दे रखी हो, है ना, जैसे 200 वोल्ट दे रखा है, तो ये एक्चुअली में क्या दे रखा है, ये अपने पास आर एम एस वैल्यू दे रखी है 200 वोल्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 200 डिवाइडेड बाय एक्सी को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय ओमेगा सी। तो बस बेटा ओमेगा ऊपर आ जाएगा, ओमेगा को 2 पाई इंटू एफ लिख दो, एफ भी 50 है, इंटू कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफेराड है बेटा, तो 40 इंटू 10⁻⁻6 है ना। तो ये सारी वैल्यूज तुम्हें दे रखी है, इसको सॉल्व करोगे तो बेटा अपने पास आंसर आ जाएगा 2.5 एम्पियर। यानी कौन सा ऑप्शन बेटा सही जाना चाहिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो याद रख लो कि अपने पास 32वें का बेटा पहला एक है। हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना केटीजी का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ अ मोनोटॉमिक गैस इज, है ना। तो मोनोटॉमिक गैस की थर्मल एनर्जी पूछी है। अच्छा, जो पर डिग्री अपने पास एनर्जी आती है किसी भी मॉलिक्यूल की, तो वो अपने पास बेटा कितनी होती है, वो अपने पास होती है 1/2 इंटू KB इंटू टी, है ना। अब अगर मोनोटॉमिक गैस की बात करें तो ये बेटा अपने पास F जो होते हैं उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम वो अपने पास होते हैं 3। कितने होते हैं, 3। यानी उसकी एनर्जी हो जाएगी 3 इंटू एनर्जी ऑफ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी ये आंसर आ जाएगा 3/2 इंटू KB इंटू टी, है ना। तो आंसर अपने पास जो है वो 3/2 इंटू KB इंटू टी, यानी फोर्थ ऑप्शन है बेटा, इसमें नहीं आया, कट गया होगा, लेकिन फोर्थ ऑप्शन जो है वो बेटा इसका क्या है, करेक्ट है। मतलब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, रे ऑप्टिक्स का, प्रिज्म का क्वेश्चन। और क्वेश्चन भी सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में भी दे रखा है, टेस्ट में भी हम बहुत बार करते हैं। चलिए देखते हैं। अ रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल आई ऑन वन सरफेस ऑफ स्मॉल एंगल प्रिज्म, ना, एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है ए, एंड इमर्जेज नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज म्यू, द एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा हुआ है। तो बेटा इसका बस अगर हम डायग्राम बनाए, चलो यहीं बना लेते हैं डायग्राम। जैसे मान लेते हैं ये अपने पास एक प्रिज्म है, पतला प्रिज्म है बेटा, थिन प्रिज्म है, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म भी कितना दे रखा है बेटा, ए ना। तो लाइट जो है वो बेटा इंसिडेंट होती है किसी एंगल पे, इंसिडेंट हुई, कितना एंगल दे रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, और उसके बाद वो नॉर्मली चली जाती है ना। तो अपने को पता है कि यहाँ पे जो एंगल बनते हैं, एक R1 बनता है और दूसरा बेटा R2 बनता है। तो R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है, A के। तो R1 प्लस R2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, A। R2 तो बेटा ज़ीरो ही है, क्योंकि वो तो नॉर्मल के साथ एंगल होता है, वो तो खुद नॉर्मल पे जाके गिरी है, तो R2 ज़ीरो है। यानी R1 जो है वो बेटा अपने पास कितना एंगल है, A। यहाँ तक क्लियर है। अब तुम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे यहाँ पे, है ना, ये जो पॉइंट दे रखा है P, इस P पॉइंट पे लगा दो स्नेल्स लॉ, है ना। स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या लिखते हो, μ1 इंटू साइन R1 साइन I इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन R। तो बेटा यहाँ पे μ1 तो बेटा क्या, μ1 इंटू, चलो लिख लेते हैं, साइन I, वो होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो μ1 है 1 इंटू साइन I, चलो जी,
इक्वल्स टू म्यू टू बेटा क्या होना है, वो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इनटू साइन आर। तो साइन आर बेटा यहाँ लिखेंगे तो वो अपने पास क्या बन जाएगा, साइन R1 जो है वो अपने पास क्या एक्चुअली में ए। अब ये पतला प्रिज्म है, सारे एंगल स्मॉल है, तो हम यहाँ पे आई का जो आंसर है वो क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू ए, है ना। साइन थीटा थीटा ही होता है ना, तो अगर एंगल स्मॉल होते हैं तो साइन ए को भी ए लिख दिया और साइन आई को भी आई लिख दिया, तो बेटा आई इक्वल्स टू म्यू इंटू ए आ रहा है, तो हमें आई ही पता करना था, तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो एक बेटा और सिंपल क्वेश्चन, छोटा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज 10⁻⁻20 जूल, द वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब हमें एनर्जी की वैल्यू बेटा गिवन है जूल में, बस हमें उसको किस में कन्वर्ट करना था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ई की वैल्यू है 10⁻⁻20 जूल। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कभी भी एनर्जी का आंसर लिखना होता है तो इसको ई से बेटा डिवाइड कर दिया जाता है। ई मतलब इसको डिवाइड कर दिया जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये -19 बेटा ऊपर चला जाता, -1 हो जाता। तो अगर तुम इसको सॉल्व करते तो ये अप्रॉक्सीमेट जो है ये अपने पास आंसर आ जाता 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं थी बेटा, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है ये अपना करेक्ट होता। तो सेंटर ऑफ मास का बेटा अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड ही है। टू पार्टिकल ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg आर अटैच टू द टू एंड्स ऑफ अ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर विद नेग्लिजिबल मास। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 5 kg पार्टिकल। तो बेटा बस इसमें बोला हुआ है कि अपने पास दो मासेज हैं, ठीक है, एक 5 kg का और दूसरा बेटा 10 kg का। अच्छा, इनके बीच में जो रोड कनेक्टेड है वो मासलेस है, तो कोई मतलब ही नहीं बेटा, 1 मीटर की डिस्टेंस है। तो हमसे पूछा हुआ है 5 kg से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी होगी। तो मान लेते हैं ये रहा सेंटर ऑफ मास ना, तो x डिस्टेंस मान लेते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही हम लगा सकते हैं। क्या, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला अपने को पता है भाई, जिससे अपने को डिस्टेंस, जिस मास से डिस्टेंस पता करनी होती है, तो x का फॉर्मूला होता है दूसरे का मास ऊपर रखो, m2 इंटू एल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा ये, तो है ना। L को R भी लिख सकते हो, तो x इक्वल्स टू आएगा 10 इंटू एल। एल बेटा इसमें कितना है 1 अपॉन m1 प्लस m2 बेटा कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 15, है ना। तो बेटा ये अपने पास आ रहा है 2/3। कितना आंसर आ रहा है 2/3 मीटर। और सेंटीमीटर की बात करें तो बेटा अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 67 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन बेटा करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका सही है अपने पास। तो ऑप्शन 1 लगा लो, फर्स्ट सही है। हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रोटेशन का है। रोटेशन में भी सिंपली बेटा एक टॉर्क का क्वेश्चन है, सिंपल। फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजन व्हेन अ फोर्स ऑफ 3J न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज 2k कैप ना। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन हमने DTS में भी बहुत बार कर रखा है कि हमें टॉर्क पता करनी है ना। तो टॉर्क का बेटा फॉर्मूला होता है टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर ना। ये R वेक्टर बेटा क्या होता है, R वेक्टर अपने पास उसने दे ही रखा है एक्चुअली में 2k कैप, पोजीशन वेक्टर दे रखा है 2k कैप, है ना। और फोर्स तो बेटा ओरिजिन पे एक्ट कर रही है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ टॉर्क वेक्टर बराबर 2k कैप क्रॉस बेटा किसके साथ करना है, 3J कैप के साथ ना। तो 3 2 तो 6 आ जाएगा बेटा, लेकिन k क्रॉस J करूँगा तो k क्रॉस J करूँगा, J क्रॉस k प्लस आई होता है, तो k क्रॉस J माइनस आई, यानी टॉर्क का आंसर आएगा -6i कैप। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। तो बेटा 44 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इन PN जंक्शन डायोड। तो बताना ज़रा डिप्लीशन लेयर की विड्थ कब बढ़ती है, सोच के बताओ। अच्छा, जब दोनों फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों में होते हैं, नहीं। इंक्रीज इन फॉरवर्ड करंट में तो तब होगा जब फॉरवर्ड बाइसिंग में जाएगा, बट फॉरवर्ड बाइसिंग में तो विड्थ इंक्रीज नहीं होती। इंक्रीज किस में होती है बेटा, रिवर्स बाइसिंग में, पश्चिम बायस में। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बिना सोचे समझे तुम्हें लगा देना था फोर्थ। हाँ तो बेटा 36 नंबर जो क्वेश्चन है ये इलास्टिसिटी के ऊपर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अ वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज हैंगिंग फ्रॉम द फिक्स्ड स्पॉट। द लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1, यानी पहले उसकी लेंथ L थी और चेंज कितनी होगी बेटा L1। व्हेन मास M इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स एंड, फ्री एंड, द एक्सप्रेशन फॉर द यंग्स मॉडुलस। तो बेटा यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है y, वो अपने पास होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी F/A, और यहाँ लिखा जाता है डेल्टा L डिवाइडेड बाई L। तो डेल्टा L होता है बेटा चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले थी L, अब कितनी होगी L1। तो बेटा डेल्टा L की जो वैल्यू है वो अपने पास है L
माइनस L1 या L1 माइनस L, क्योंकि L1 की वैल्यू ज़्यादा होगी L से, क्योंकि वो स्ट्रेच हुई है। तो बेटा बस इसमें यंग्स मॉडुलस रखना है। फोर्स बेटा होगी यहाँ पे mg, तो mg डिवाइडेड बाय a, और डेल्टा L बेटा कितना है L1 माइनस L अपॉन इनिशियल लेंथ बेटा कितनी है वो L है। तो आंसर बेटा अपने पास आ चुका है। तो सेकंड ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, तो सेकंड इसका करेक्टर आंसर है। चेक कर लो, टिक कर लो, मोस्टली बच्चों का करेक्ट ही होगा। हाँ, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर है। ये हम इजी कैटेगरी में क्वेश्चन रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन द फोटो सेंसिटिव मटेरियल, व्हाट इज़ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज़ हाफ एंड इंटेंसिटी इज़ डबल। यानी अब पहले केस में है ना, पहले केस में जो फ्रीक्वेंसी एफ डैश गिर रही है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बेटा कितने टाइम्स है 1.5 टाइम्स एफ नॉट है ना। तो ऑब्वियसली बात है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे होगा, पी अकर होगा ना। अब उसने बोला कि अब हमने जो लाइट इंसिडेंट की उसकी फ्रीक्वेंसी कर दी हाफ। तो बेटा अगर उसकी फ्रीक्वेंसी इनिशियल का हाफ कर दी, यानी अब जो नया एफ डैश है वो अपने पास कितना है, वो है 0.75 एफ नोट। एफ नोट बाय 1.5 नोट बाय 2 करोगे तो वो कितना आ जाएगा 0.75 एफ नोट। अब ये जो एफ डैश है ये तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बेटा क्या है, कम है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर नहीं होगा, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, तो इसका मतलब फोटो करंट जो होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे, तो फोटो करंट कितना आएगा 0। तो इसका मतलब इंटेंसिटी से बेटा कोई फ़र्क नहीं होता, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या फिर नहीं होगा। तो 0 बेटा इसका आंसर है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन एसएचएम का है, द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एसएचएम में मुझे बताओ ज़रा कि एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ फेज डिफरेंस कितना होता है। तो बेटा फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये एक्सेलरेशन वेक्टर होता है। तो ये नेगेटिव साइन बेटा यही डायरेक्शन शो करता है कि एक्सेलरेशन और एक्स के बीच अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन एक्स कैसे होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना होगा 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो बेटा अपना करेक्ट है। हाँ, तो बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर है, जो तुम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। उसने बोला कि अगर हम दो वैल्यूज़ को माइनस करें, है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ 9.99 माइनस करके आ रहा है 0.0099। ये अगर हम इन दो वैल्यूज़ को माइनस करें तो आंसर अपने को करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। तो बेटा अगर तुम माइनस करोगे तो जो भी आंसर आएगा बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ पे कितने हैं, 2 है। तो मतलब तुम्हारे पास पॉइंट के बाद बेटा 2 आंसर होने चाहिए, है ना, मतलब पॉइंट के बाद 2 तक जाना चाहिए। तो पॉइंट के बाद बेटा जो 2 तक जा रहा है वो अपने पास एक ही ऑप्शन है, वो है 9.98 ना। तो माइनस करके देख लेना, 9.98 जो है वो 9.98 तक हमें आंसर रखना है। तो बेटा फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।